देवियों और सज्जनों, पहलगाम का आतंक अयोध्या के राम मंदिर की कीमत है। आज मैं आपको एक क्रूर सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। एक सच्चाई जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते। आतंकवाद शून्य से पैदा नहीं होता, यह बनाया जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए। पहलगाम हमले के आतंकियों को नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि सरकार उन्हें पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यह उसी तरह से डिजाइन किया गया है। यह इतनी खूबसूरती और सूझबूझ से रचा गया है कि एक पल को तो मैं उस डिजाइनर की कला को सलाम करना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, मैं इसे आपके सामने तोड़कर रखूंगी ताकि कम से कम आप समझ सकें कि यह क्यों हुआ, और फिर आप अपने मन में उस डिजाइनर की तस्वीर बना सके जिसने इस हत्याकांड को रचा। पहलगाम पर आने से पहले एक बात समझ लीजिए, आतंकवाद राजनीति का एक कृत्य है। आतंकवाद का एजेंडा कुछ भी हो सकता है, धार्मिक, वैचारिक, क्षेत्रीय या समानता का, लेकिन इसके पीछे असली मकसद राजनीति होता है और डिजाइनर हमेशा राजनीतिज्ञ होता है। और यूं ही नहीं, आतंकवाद राजनीति में संचार का सबसे शक्तिशाली साधन है। आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे पहलगाम के इस हृदय विदारक आतंकवादी हमले ने राजनीति को प्रभावित किया। पहला प्रभाव, आतंकवाद तत्काल संदेश देता है। लोगों से धर्म पूछकर उनकी हत्या करना केवल जाने नहीं लेता बल्कि एक दमदार संदेश देता है। मुसलमानों को आतंकवादी और हिंदुओं को शिकार के रूप में पेश करता है। और संयोग से यह पिछले राजनीतिक प्रोपेगेंडा, हिंदू खतरे में है, से भी पूरी तरह मेल खाता है। एक हमला और रातों रात देश ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भूलकर धर्म और समुदाय पर लड़ना शुरू कर दिया। दूसरा प्रभाव, आतंकवाद भय के जरिए एकता लाता है, सहमति से नहीं। राहुल गांधी, ओवैसी, नरेंद्र मोदी, जो आमतौर पर एक दूसरे के विरोधी हैं, आज साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अलग खड़े होना राजनीतिक आत्महत्या है। भय में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह स्वतंत्र बहस मर जाती है। याद करिए राम मंदिर के समय का चुनाव। लोगों को बहस करने, विरोध करने की आजादी थी, लेकिन अब जब आतंकवादी हमला हुआ है तो मुसलमान भी उन लोगों के खिलाफ नैतिक रूप से नहीं खड़े हो सकते जो उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। उन्हें बहुमत के साथ झुकना पड़ता है। एक सामान्य मुस्लिम नागरिक जो सोचता है कि पहलगाम हमला एक सामान्य आतंकवादी घटना थी, अब खुद से सवाल करता है, क्या मैं आतंकवादी हूँ? नहीं। तो फिर मैं आतंकवादियों को दोष देने वालों का विरोध क्यों कर रहा हूँ? और धीरे धीरे, चाहे अनचाहे, वह बहुमत के साथ हो जाता है। एक अच्छी तरह से रचा गया आतंकवादी हमला नागरिकों की सोच को बदल सकता है। तीसरा प्रभाव, आतंकवाद रातों रात कानून और व्यवस्था बदल देता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। ना बहस हुई, ना कूटनीति, ना सबूत। जो कदम दशकों की प्रक्रिया से होता वह एक रात में हो गया, क्योंकि आतंक किसी भी चीज को जायज बना देता है। आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीति में कानून और नैतिकता को दरकिनार करने के लिए किया जाता है। पहलगाम के इस मामले में पानी रोकना न्याय का नहीं, बल्कि शक्ति और वर्चस्व का प्रदर्शन है। मैंने कहा था कि आतंकवादी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना मकसद तो पहले ही पूरा कर चुके हैं। खुद से पूछिए, पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में हमला क्यों करेंगे? उनका उद्देश्य क्या था? अगर उन्हें हिंदुओं से इतनी नफरत थी, तो वे पाकिस्तान में ही 38 लाख हिंदुओं को निशाना क्यों नहीं बनाते? यह हमला धार्मिक विचारधारा का नहीं था। अगर होता तो मंदिरों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों पर होता। यह हमला एक प्रचार युद्ध था,
मुसलमानों को पूरी दुनिया में माइंडलेस आतंकवादी के रूप में पेश करने के लिए। अगर हमलावरों ने धर्म नहीं पूछा होता तो भविष्य में उन्हें पकड़ने पर उनकी असली पहचान सामने आती, जिससे एक स्वस्थ नागरिक स्तरीय बहस शुरू हो सकती थी कि आतंकवाद धर्म से जुड़ा हुआ है या नहीं। लेकिन जब हत्या से पहले ही धर्म पूछा गया तो बिना किसी जांच या गिरफ्तारी के ही मुसलमान आतंकवादी की कहानी जनता के मन में गढ़ दी गई। अब किसी बहस, किसी प्रमाण, किसी अदालत की जरूरत नहीं रही। नैरेटिव यानी सार्वजनिक कथा पहले ही लॉक कर दी गई है। इस तरह डिजाइनर ने कथा को इस तरह गढ़ा कि अब राजनीति को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवादियों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रही। आवश्यक टकराव पहले ही शुरू हो चुका है। दूसरा कारण कि आतंकवादी नहीं पकड़े जाएंगे। डिजाइनर भारतीयों को बहुत अच्छी तरह जानता है। वे जानते हैं कि भारतीय स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को सहन कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर उकसाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस गहरी समझ के पीछे कोई विदेशी नहीं, वह संभवतः एक भारतीय है जो लोगों की धार्मिक आस्था को राजनीतिक प्रचार में बदलने में माहिर है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हमला सीधे मोदी को चुनौती दे रहा है। पकड़ सकते हो तो पकड़ो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे आतंकवादी कहें या अंधभक्त। मेरी निगाह सिर्फ मोदी पर है। क्या मोदी सरकार उस हमले के डिजाइनर से चालाकी से निपट पाएगी, या फिर सिर्फ मीडिया के सामने स्टंट दिखाती रहेगी? अब असली सवाल, यह हमला बिहार चुनावों से पहले ही क्यों हुआ? इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे? यही नाटक 2019 के पुलवामा हमले में भी खेला गया था। उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री थे। पुलवामा का हमला भले ही एक इत्तेफाक रहा हो, लेकिन मोदी ने उस हमले के जले पर ऐसा बारूद छिड़का कि पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ उबल पड़ा। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, टीवी डिबेट्स, वीर रस के नारे, भावनाओं का ऐसा विस्फोट हुआ कि 2019 का चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी जीत में बदल गया। पाकिस्तान को गालियां मिली, मोदी को वोट। और इससे साबित हो गया, भारत पाकिस्तान का टकराव भारतीय चुनावों की दिशा पलट सकता है। बिहार चुनाव इसका टेस्ट है। पहलगाम हमला बिहारी जनता के भीतर धर्म की आग भड़काएगा। फिर वही पुराना तमाशा, मंदिर बनाम मस्जिद, पाकिस्तान बनाम भारत, हिंदू बनाम मुसलमान। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाड़ में गया। जब खून उबाल रहा हो तब पेट की भूख कौन गिनता है? बिहार के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन धर्म के मुद्दे पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अब मोदी सरकार से सवाल, हम पाकिस्तान पर दिखावा कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर? कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि हमलावर पाकिस्तानी थे। अगर थे भी, क्या वे पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित थे? अगर थे भी, तो पाकिस्तानी नागरिकों को सजा देना नैतिक या कानूनी रूप से सही है, या यह सब भविष्य के आर्थिक खेल की तैयारी है? याद है नेपाल बॉर्डर बंद करना? वही किताब फिर से खोली गई है राष्ट्रवाद की आड़ में। किसी ने बीजेपी का पुराना प्रचार चुरा लिया। हिंदू खतरे में हैं। यह कैंपेन सफल हुआ। लोगों को राम मंदिर मिला और बीजेपी को वोट मिले। अब कोई उसी शैली को, लेकिन खूनी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, पहलगाम का लहू राम मंदिर की कीमत है। क्योंकि जब हम धर्म के नाम पर राजनीति में कूद पड़े, तो हमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी और किसी ने इसका फायदा उठा लिया। अब बीजेपी को एक असली विरोधी मिल गया है और मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इस केस को सुलझा पाएगी। वे तो आतंकवादियों के नाम तक नहीं बता पाएंगे।
मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि क्या मोदी सरकार अब बिहार चुनाव में धार्मिक प्रचार और अपराधों के उपयोग को रोकने का प्रयास करेगी, या फिर वह स्वयं इस संयोगवश हुए आतंकी हमले से अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगले चुनाव में आतंकवादी घटनाओं का स्तर और भी घिनौना हो सकता है। मेरी भविष्यवाणी है, अगली बार महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। हत्याएं, अपहरण, बलात्कार, धर्म और समुदाय के नाम पर महिलाओं को मोहरा बनाया जाएगा ताकि जनता का गुस्सा और वोटिंग भावनाओं से संचालित हो सके। और हम फिर से वही करेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, वोट डालेंगे, बिना यह समझे कि कहानी किसने लिखी थी। आतंकवादी जन्म से नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। कभी कभी एक समुदाय को जानबूझकर उकसाया, अपमानित और शोषित किया जाता है जब तक कि उसकी स्वाभाविक सुरक्षा प्रतिक्रिया में बदल न जाए। जब वह समुदाय पलटवार करता है, राजनीति उसे आतंकवाद के रूप में चिह्नित करती है, उसे मारने का औचित्य प्रस्तुत करती है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उथल-पुथल का उपयोग करती है। कभी-कभी पहले से क्रूर, हिंसक लोगों के एक समूह को फंड और प्रशिक्षित किया जाता है आतंकवादी हमले करने के लिए, जिसे राजनीतिक रूप से लाभ उठाया जा सकता है। किसी भी तरीके से, उकसावे या सीधे निर्माण से, आतंकवाद एक राजनीतिक उपकरण है, न कि धार्मिक कृत्य, न कि समुदाय की दोष और न ही मानवाधिकार मुद्दा। यह राजनीति का क्रूर रूप है और यह क्रूर चक्र कभी नहीं रुकने वाला है जब तक हम यह नहीं समझते। आतंकवाद राजनीति द्वारा डिजाइन किया गया है, इसका धर्म, मानवता या नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरी दिल से संवेदनाएं उन निर्दोषों के लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। राजनीति गंदगी है, भाड़ में जाए ऐसी राजनीति।